गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 6 समुद्र की गतियां का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकें। सबसे पहले हम समुद्र को जान लेते हैं। समुद्र या सागर क्या होते हैं? देखिए, पृथ्वी की वह सतह जहां हम रहते हैं उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। जमीनी भाग, भूभाग, जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वो स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत महाद्वीप और द्वीप आते हैं। महाद्वीप जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया आदि, और द्वीपों में श्रीलंका, मेडागास्कर और भारत में लक्षद्वीप आदि शामिल हैं। स्थलमंडल के चारों तरफ या स्थलमंडल में भी बीच में कहीं कहीं जलमंडल पाया जाता है, और जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, नदियां, झील और तालाब आते हैं। स्थलमंडल चारों तरफ से जलमंडल से घिरा होता है। तो वे बड़ी बड़ी जल राशियां जो स्थलमंडल को घेरे हुए हैं उन्हें हम महासागर कहते हैं। महासागरों में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि प्रमुख हैं। और सागर किसी द्वीप या महाद्वीप के निकट की जो जल राशि होती है उसे हम सागर कहते हैं। सागर, महासागर एक दूसरे से मिले होते हैं। इन्हें अलग करने वाली कोई रेखा नहीं होती। इन्हें इनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सागर या समुद्र आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी गति के बारे में पढ़ते हैं। जरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नदियों में बाढ़ आती है परंतु समुद्र में नहीं, ऐसा क्यों? आपने अक्सर सुना होगा कि नदी में बाढ़ आ गई, इस नदी का जल स्तर बढ़ गया, मगर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जरा इस चित्र को देखिए, समुद्र जितने भी है, देखिए जो नीले रंग से दिख रहा है, ये सब महासागर और समुद्र हैं जो कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जबकि नदियां जो हैं वो स्थल मंडल से होकर आती हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और इसमें पानी का जो जल का जो स्तर है वो कम ज्यादा होता रहता है। परंतु जब ये सागर या महासागर में आकर मिलती हैं तो सागर या महासागर में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि ये सभी सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए जो समुद्र का जल स्तर है वो एक जैसा ही रहता है, और इसीलिए समुद्र में नदियों की तरह बाढ़ नहीं आती। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए समुद्र की मुख्य गतियों के बारे में जानते हैं। समुद्र की मुख्य गतियां समुद्र में उपस्थित जल में उत्पन्न हलचल के कारण होती है, जैसे लहरें, ज्वार भाटा और सुनामी। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लहरें, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। लहरें समुद्र की सतह पर हवा द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, जिसे लहरें कहते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है? क्या होता है इसके बाद? जहां हम पत्थर फेंकते हैं उसके बाद से शांत पानी में, शांत जल में लहरें उठने लगती हैं, यानी कि पानी थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से होता हुआ किनारे तक जाता है। ये लहरें हैं। तो ये तो पत्थर फेंकने की वजह से हुआ। और जब समुद्र में आती हैं लहरें तो हवा जो है पानी को धक्का देती है, और उस धक्के के कारण जो पानी की सतह है कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाती है, और इसे हम लहरें कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा नोट कर लें। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि लहरें किसे कहते हैं। अब ज्वार भाटा, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा और सूर्य
दोनों ही अपनी आकर्षण शक्तियों के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, परंतु सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका प्रभाव कम होता है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है, इसलिए इसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है। इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव ठोस जमीन पर नहीं होता है, परंतु महासागर या सागरों में उपस्थित जल में ये हलचल उत्पन्न कर देता है। अब देखिए, जब ये तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और इस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें हम दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार कहते हैं। तो दीर्घ ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। उस समय पृथ्वी पर सागरों में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ या वृहद ज्वार कहते हैं। और यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमा करते करते जब अपनी जगह बदल देता है और ये तीनों समकोण में होते हैं, देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ हो गया, तब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। और यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सप्तमी को होता है। अष्टमी या सप्तमी को लघु ज्वार या निम्न ज्वार आते हैं, जबकि पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ या वृहद ज्वार आते हैं। तो लघु ज्वार या निम्न ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण की स्थिति में हों और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हों, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। ज्वार भाटा से लाभ। ज्वार भाटा से क्या लाभ होता है? इससे व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास, समुद्र तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों, पत्तनों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। ज्वार के बाद भाटा आता है। माल उतारने और चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। अच्छा, ज्वार भाटा के बारे में जानने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल सही। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता है। अब यहाँ एक चीज आपके जानने योग्य है कि पृथ्वी पर प्रत्येक 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी कि दो ज्वार के बीच में 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है और उसी तरह दो भाटा के बीच में भी 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब समुद्री धाराएं। सागरीय गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। जल के तापक्रम के आधार पर समुद्री धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा और ठंडी धारा को समझने के लिए हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब जिसके बीच में ये भूमध्य रेखा होती है। हमें पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये जो हिस्से होते हैं, ये जो भाग हैं, ये अधिक गर्म होते हैं, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसलिए ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी होती है और उनका तापमान कम होता है। तो गर्म क्षेत्रों से जो जल ध्रुवों की ओर जाता है वो गर्म होता है और उन्हें हम गर्म जलधारा कहते हैं। इसके विपरीत जो जल ध्रुवों से होकर भूमध्य रेखा
के पास आता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक की ओर आता है, उनका जल ठंडा होता है और उन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं। अब आप इस परिभाषा को नोट कर लें। अब देखिए, आपकी किताब में ये चित्र दिया होगा। इसमें नीले रंग की लाइन से ठंडी धाराओं को दर्शाया गया है और लाल रंग की लाइन से गर्म धाराओं को दर्शाया गया है। तो ये काम आपको करना है कि आपको इसमें से ठंडी और गर्म जलधाराओं को छांटकर लिखना है। देखिए, आपकी किताब से ये मैं आपको बता दूं कि धाराओं का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है। धाराओं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वहां के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा को रोकती हैं। गर्म धाराएं क्या करती हैं? वर्षा प्रदान करती हैं और ठंडी धाराएं वर्षा को रोकती हैं। गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण वहां बर्फ नहीं जमने पाती है और जहाजों का आना जाना आसानी से होता रहता है। जैसे यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए यह मिलन आदर्श की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के स्थान पर मछलियां अधिक क्यों पाई जाती हैं, तो क्या बता पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बता देंगे। जहां पर ठंडी तथा गर्म धाराएं मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन नामक घास अधिक उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है, और प्लैंकटन नामक घास के प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने के कारण वहां पे मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। ठंडी धाराओं में बड़ी बड़ी हिमशिलाएं, बर्फ के बहुत बहुत टुकड़े, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से होता है। देखिए, इसका बहुत थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर है, बाकी बहुत बड़ा भाग नीचे है। इसके कारण जलयान इनसे टकरा जाते हैं और उनको क्षति हो जाती है। अन्य महासागरीय गति में है सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है विनाशकारी लहरें, जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होती है। यह तटीय भागों पर विनाश करती है। जब समुद्र के भीतर भूकंप आता है तो उससे पानी की लहरें कई कई फुट ऊपर उठ जाती हैं और तटीय इलाकों में गिरकर विनाश करती हैं। आपको याद होगा कि भारत के पूर्वी तट पर वर्ष 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत क्षति हुई थी। कुछ अन्य जो आपको जानना चाहिए कि समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है। ऊपर से में पानी दिखता है, लेकिन भीतर से यह काफी उबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयां तथा विशाल मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त कहते हैं। इसके अलावा और भी अनेक आकार मिलते हैं, जैसे कटक पहाड़ी, समुद्र, पर्वत, खाइया मैदान आदि। पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कुछ शब्दावली। आइसबर्ग किसे कहते हैं? सागर में तैरते हुए बर्फ के विशाल खंड को आइसबर्ग कहते हैं। ज्वारभाटा, समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना ज्वारभाटा कहलाता है। महासागरीय धाराएं महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल सरिताएं। अब प्रश्न जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न है, लहरें कैसे बनती हैं? ज्वारभाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? महासागरीय जल की गतियों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम बताइए। तो इस प्रश्न में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैंने इसका उत्तर यहाँ लिख दिया है। देखिए, पहली है क्यूरेशिया की धारा, दूसरा क्यूराइल की धारा, तीसरा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, चौथा पीरू की धारा और 5वां है उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा।
5वां प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम बताइए। तो इसमें है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ये धारा अटलांटिक महासागर में भी चलती है और प्रशांत महासागर में भी चलती है। तीसरा ब्राजील की धारा, चौथा अटलांटिक ड्रिफ्ट और 5वां है लेब्राडोर की धारा। अगर आप चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर खुद खोजना चाहते हैं तो ये जो चित्र मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, ये आपकी किताब में है, आप इसमें से भी इसे ढूंढकर लिख सकते हैं। बाकी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के बीच में आपको मिल जाएंगे, जहां मैंने लिख कर इनका उत्तर बताया हुआ है। कारण बताइए, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। दूसरा, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। तीसरा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग और ज्वार भाटा। तरंगों की उत्पत्ति मुख्य रूप से पवनों के कारण होती है, हवा के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जबकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होती है। दूसरा, समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं और समुद्र के उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को भाटा कहते हैं। दूसरा है गर्म तथा ठंडी धारा। गर्म जलधारा, ये जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, जबकि ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। गर्म जलधारा, जैसा कि नाम से पता चलता है, इनका जल गर्म होता है और ठंडी जलधारा अपने नाम के अनुसार इनका जल ठंडा होता है। अब धारा और प्रवाह। धारा कम चौड़े और तेज गति से बहने वाले सागरीय जल को धारा कहते हैं। प्रवाह अधिक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले सागरीय जल को प्रवाह कहते हैं। धारा की गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जबकि प्रवाह की गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रहती है। तो हमारा ये पाठ समुद्र की गतियां समाप्त हुआ। इसमें दिए हुए प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं लिखवाए गए हैं उन्हें आपको इस वीडियो में से ही ढूंढकर लिखना है।